नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से 17 घंटे की पूछताछ। ईडी ने कल सुबह पूर्व मंत्री के घर पर मारा था छापा। हरक सिंह रावत के घर वालों से भी हुई थी पूछताछ। दिल्ली से श्रीनगर तक 16 ठिकानों में हुई छापेमारी। दिल्ली से श्रीनगर तक 16 ठिकानों पर हुई छापेमारी। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से की पूछताछ। 17 घंटे लंबी चली पूछताछ। ईडी ने कल सुबह पूर्व मंत्री के घर पर मारा था छापा। हरक सिंह के घर वालों से भी की गई पूछताछ। दिल्ली से श्रीनगर तक 16 ठिकानों पर छापेमारी। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर ईडी को छापा। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 16 ठिकानों पर हुई छापेमारी। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से 17 घंटे की पूछताछ। कल सुबह पूर्व मंत्री के घर पर पड़ा था छापा। घर वालों से भी हुई पूछताछ। दिल्ली से श्रीनगर तक 16 ठिकानों पर छापेमारी। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से की पूछताछ। 17 घंटे लंबी चली ईडी की पूछताछ। कल सुबह पूर्व मंत्री के घर पर मारा था छापा। हरक सिंह के घर वालों से भी की गई पूछताछ। दिल्ली से श्रीनगर तक 16 ठिकानों पर छापेमारी। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक 16 ठिकानों पर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर ईडी का छापा पड़ा है, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो कल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर और साथ साथ उनके जो 16 ठिकाने हैं चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड में, वहां पर ये छापेमारी की गई। और ईडी की जो टीम है वो सिर्फ हरक सिंह रावत के नहीं, जो आईएफएस अधिकारी हैं उनके घर भी पहुंची और साथ साथ वहां पर भी ये सूत्रों के अनुसार सूचना मिली कि वहां पर भी भारी कैश हमें मिला है, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है। 2019 का ये मामला है और इसमें जो पाखरू रेंज थी कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वहां पर अवैध पेड़ों के कटान को लेकर ये पूरा मामला था और साथ साथ इसमें भ्रष्टाचार का पूरा आरोप लगा था। कई करोड़ रुपए इसमें नुकसान में गए थे विभाग के। और ऐसे में जो हरक सिंह रावत थे उस वक्त वन मंत्री थे और ऐसे में इन पर ही सारा आरोप लगा था, जिसके बाद विजिलेंस की जांच हुई थी। विजिलेंस की जांच के बाद ये मामला सीबीआई के पास भी पहुंचा था। और लेकिन अब ये पूरे जांच का जो दायरा है वो ईडी ने संभाल लिया है और ईडी ने बुधवार को जो कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत के घर सुबह 4 बजे पहुंची और 11 बजे तक ये पूरी जो कहा जा सकता है कि पूरी जांच वहां पर की गई। इस दौरान जो प्रिंटर मशीन मंगाई गई और साथ साथ अगर बात करूं तो एक चाबी वाला भी वहां पर पहुंचा, क्योंकि एक अलमारी की चाबी घर वालों को नहीं मिल रही थी। तो जब वो सूत्रों के अनुसार ये मिल रहा है कि जब वो अलमारी खोली गई तो उसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले जो ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं सबूत के लिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भी हरक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं बात करूं आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक, जो कुछ ही दिनों से उनका जो सिलसिला है वो प्रोसेस होने का वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया है छेड़खानी का और उसके बाद ये इन्हें जो आईएफएस ब्रांच है वहां पर अटैच कर दिया गया था, प्रदूषण बोर्ड में थे। लेकिन उन पर भी जो ईडी का छापा है वो पड़ता हुआ नजर आया बुधवार को। और ये माना जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वहां पर जो नोट छापने वाली मशीन है वो भी अंदर गई, कई करोड़ वहां से मिले, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मैं अगर मैं बात करूं तो काशीपुर में जो करीबी है हरक सिंह रावत के अमित सिंह,
जो अभी फिलहाल भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनके घर में भी जो ईडी की टीम है वो भी वहां पर पहुंची थी और वहां पर उन्हें लाखों रुपए प्राप्त हुए हैं, साथ साथ कई दस्तावेज हैं और साथ साथ ज्वेलरी भी उनको प्राप्त हुई है। वहीं उन्हें देर रात भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी वजह मेन ये बताई जा रही है कि उनके पास 32 बोर का जो कारतूस था उसके कारण उनका दस्तावेज उनके पास नहीं थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं जो नेता है और साथ साथ जो आईएफएस अधिकारी है उनमें डर का माहौल है। जी बिल्कुल। तो 17 घंटे पूछताछ करने के बाद जिस तरह से अलमारी की चाबी को लेकर आप जिक्र कर रहे थे कि चाबी बनवाई गई है, क्या कुछ दस्तावेजों के अलावा खास मिला है? क्योंकि कैश को लेकर भी कुछ जानकारी मिल रही थी। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, जिस तरह से 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, और आगे कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर में उनका एक और घर है, क्योंकि वहीं से वो आए हैं और ऐसे में उनका एक और घर है वो श्रीनगर में। और साथ साथ यहाँ पर देहरादून में बात करूं एक मेडिकल कॉलेज उनका है बेटे के नाम से, साथ साथ एक पेट्रोल पंप भी है और एक रेस्टोरेंट भी है। अगर उत्तराखंड में बात करूं तो इन्हीं ठिकानों पर जो उत्तराखंड में है वहां पर छापेमारी की गई। और इन ठिकानों में अगर मैं उनके घर की बात करूँ तो घर में करीब 11 बजे तक ये पूरी छापेमारी चली। कई दस्तावेज उसमें प्राप्त किए गए, कई ज्वेलरीज के उन या फिर पैसों के बारे में उनकी चर्चा की, किस तरह से ये पैसा तुमने अर्जित किया है या फिर किस तरह से जो कैश है घर में वो कहाँ से रखा है। लेकिन जो कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत के लिए जो मेन मुद्दे जो दस्तावेज मिले हैं वो अलमारी से ही मिले हैं, क्योंकि बीच में एक चाबी बनाने वाले को द्वारा बताया है कि उनके घर के द्वारा कहा गया कि फिलहाल जो हमारे पास इस अलमारी की चाबी नहीं है, तो उसके बाद जो अलमारी की चाबी बनाने वाले को लाएगा। और उसमें ये माना जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उसमें कई अहम जो दस्तावेज है पाखरू रेंज से जुड़े हुए, जो कहीं ना कहीं इसे जो जांच का दायरा है उसे तेज कर सकता है। और आने वाले समय में हम मान सकते हैं जो हरक सिंह रावत है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और साथ साथ जो उनके साथ के रहने वाले जो सहयोगी है उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि किस तरह से भाजपा के जो नेता है अमित सिंह जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनके जो कहा जाता है कि वो हरक सिंह रावत के करीबी थे और उनके कहते भी ईडी की रेड पड़ी है। तो हरक सिंह रावत के साथ साथ जो जितने भी कहा जा सकता है उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं और साथ साथ आईएफएस अधिकारी हैं, वन विभाग है, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है ईडी को लेकर। अगर ईडी को कोई महत्वपूर्ण सबूत मिलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और हरक सिंह रावत की गिरफ्तारी भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से गिरफ्तारी को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, 17 घंटे कल पूछताछ की गई, क्या आज के लिए भी ईडी का कुछ कार्यक्रम तय है? क्या आज भी एक बार फिर से पूछताछ के लिए या फिर तलाशी के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए, अभी सूत्रों के अनुसार ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आईएफएस अधिकारी है सुशांत पटनायक, उनके घर में दोबारा ईडी पहुंच सकती है, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने 16 ठिकानों पर रेड मारी है, वहीं आईएफएस अधिकारी जो पूर्व के आईएफएस अधिकारी किशन चंद है, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति के साथ साथ कई ऐसे आरोप लगे हैं, उन पर भी जो ईडी की टीम है उनके निवास पर भी पहुंची थी और साथ साथ आईएफएस अधिकारी सुशांत जिसकी पटनायक की मैं बात कर रहा हूँ उनके घर पे भी पहुंची थी। कहीं ना कहीं जो पूरा वन विभाग है वो घबराया हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ सारे राजनेता जिनका हरक सिंह रावत से दोस्ती रही है या फिर सहयोग रहा है हमेशा से, वो अब आजकल डरे हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल हरक सिंह रावत कुछ भी बोलने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी बयान देने से फिलहाल मना कर दिया है, लेकिन ईडी की टीम वहां से निकल चुकी है 11 बजे रात के। और उसके बाद जो उनके घर का माहौल है फिलहाल शांति में है और अभी फिलहाल हरक सिंह रावत का नहीं पता चल पा रहा है कि वह कहां पर है और वो कुछ बयान देने से भी बच रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में घर वालों से भी पूछताछ की गई थी, साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए तो करीब 2 बजे बुधवार को जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्या और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी वहां पहुंचे थे और साथ जो उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कावड़ी सहित कई कांग्रेस नेता उनके घर 2 बजे पहुंचे थे और उन्होंने कोशिश की कि हरक सिंह रावत से बातचीत की जा सके। तो ऐसे में क्योंकि उनके फोन स्विच, जब ईडी अंदर पहुंची तो उनके फोन स्विच ऑफ कर दिए गए थे, उनका इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया था, ऐसे में उनसे वार्ता नहीं हो पा रही थी। और जब कांग्रेस नेता पहुंचे तो घेराबंदी इस तरह
पूरी ईडी ने कर रखी थी कि अंदर जाने की जब कोशिश कांग्रेस नेताओं ने की तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस नेताओं का वहां पर यह कहना था कि लगातार जो सत्ताधारी सरकार है उन्हें तोड़ने का कार्य कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, और ईडी का जो यूज है वो गलत तरीके से किया जा रहा है विपक्ष में। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सत्ताधारी सरकार पर लगातार वार करता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने भी जो जितनी कार्रवाई हुई है उन्होंने कहा है कि लगातार जो हरक सिंह है वो अंकिता भट्टर केस को लेकर आवाज उठाते थे, जितनी भी बढ़ती घोटाला हुआ उत्तराखंड में उनको लेकर आवाज उठाते थे, लेकिन जिस तरह से उन पर ईडी का छापेमारी हुई है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार है वो घबराई हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो भी हमलावर होती भी नजर आ रही है सत्ताधारी सरकार भाजपा सरकार पर, लेकिन ईडी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता है और जो इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं अब जो डर का माहौल है वो साफ दिखाई दे रहा है। जी तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। समारोह में सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जनता से किया अपना सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से ये कानून पूरे भारत में लागू होगा, धीरे धीरे सभी राज्य इसको अपनाएंगे और पूरे देश को समान नागरिक संहिता कानून से आच्छादित किया जाएगा। आज का दिन हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत विशेष दिन है और ये हम सबका सौभाग्य है। जिस समान नागरिक संहिता के साथ वर्षों से हो रही थी, हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है और ये सौभाग्य पूरे उत्तराखंड की जनता को मिला है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित कर दिया गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है। इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा से स्पष्ट हो गई हैं। मैं कानून किसी के खिलाफ नहीं लाया हूं, बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जो लंबे समय से शोषित होते आई हैं। विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला, प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में
बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए। दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। चुनाव को देखते हुए 9 से 11 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत सीएम धामी लोहाघाट विधानसभा के कमलेंडी गांव में प्रवास कार्यक्रम करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा के पांडुकेश्वर जोशीमठ में प्रवास करेंगे। हरिद्वार के कुछ संतों ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पूजा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद और अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि 97 में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पर उत्तर प्रदेश में अफवाह जैसे गंभीर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें वो फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मामला संत और एक बड़े अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का है, इसलिए अखाड़ा परिषद खुद अखाड़े को जब तक वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। निसंदेह, क्योंकि ये तो सब कोर्ट और जांच का विषय है, कोर्ट और परंपरा का विषय है, कोर्ट और पुलिस का विषय है। मुझे लगता है यह तो एक अपवाद जैसा स्वरूप है और इसमें किसी प्रकार का कोई ना तथ्य है ना कोई सत्यता है। ये तो एक आए दिन बड़े प्रभावित लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को अप्रतिष्ठित करने का स्वभाव और षड्यंत्र रचने की परंपरा देश में है और वो कुछ लोग रचते रहते हैं। मुझे लगता है वो कभी उससे बाज नहीं आएंगे। आरोप लगा हुआ है 1997 में उनके खिलाफ FIR है अपहरण की और पिछले 3 दिन से पूरे देश के मीडिया में छाया हुआ है और वो 3 दिन से बता नहीं रहे कि इसमें सत्यता क्या है। इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी डाउटफुल है और ऐसी स्थिति में सारे साधुओं पे उंगली उठ रही है, तो ये बड़ी चिंताजनक है। ऐसे में अखाड़ा परिषद और अखाड़े को तत्काल उनको बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और मैं कहूँगा उनमें जरा सी भी नैतिकता हो
तो समाज के सामने आके बताना चाहिए वास्तविकता क्या है, क्योंकि सभी संतों को कटघरे में हम नहीं खड़ा कर सकते। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता। जी विकास, जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पर जो आरोप लगा है उसको लेकर संतों का कहना है कि उन्हें अपने पद से बहिष्कार किया जाना चाहिए जब तक मामला पूरा नहीं हो जाता। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, एक हरिद्वार के कुछ संतों द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलासानंद, उन पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद 1997 में उनके ऊपर एक अपहरण का मामला यहाँ पर दर्ज होने की बात सामने आई है, जिसकी एफआईआर की कॉपी भी संतों द्वारा यहाँ पर दिखाई गई। साथ ही ये भी बताया गया कि जिसका अपहरण किया गया था उसका अभी तक भी कोई भी पता नहीं लग पाया उस युवक का। तो उनका आरोप है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, सत्यता बिल्कुल सामने नहीं आ जाती, तब तक अखाड़े को, निरंजनी अखाड़े को अपने जो आचार्य है उनको कहीं ना कहीं बहिष्कृत करना चाहिए और वही अखाड़ा परिषद से भी उनको बाहर किया जाना चाहिए। तो संतों की ये जो मांग है, कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि पिछले जो 3-4 दिन है वहाँ पर काफी विषय ये लगातार बना हुआ है, जिसमें उनके आरोप जो लगे हैं और उसकी सत्यता के लिए उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। वहीं अगर हम स्वामी कैलासानंद की बात करें तो उनका ये काम करना है कि वो जो उनकी छवि है उसको धूमिल करने के लिए लोग उनके ऊपर आरोप इस तरह के लगा रहे हैं। जी, हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि विचाराधीन है कोर्ट में, कोर्ट के आदेश पर ही जो भी होगा वो उनको मान्य होगा। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और बहिष्कार करने की बात की जा रही है, क्या निरंजनी अखाड़े की तरफ से भी कुछ बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, अभी निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं उनसे बातचीत की गई, तो उनका अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार यहाँ पर किया गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर उन्होंने खुद सामने आते हुए बयान दिया है कि वो मामला जिस तरह से कोर्ट में है और कोर्ट के जो भी फैसला होगा वो उनको मान्य होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए निरंजनी के जो अन्य संत हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अभी इस पर कोई भी अभी टिप्पणी देने से यहाँ पर बचते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, संतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगला कदम इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, संतों ने यहाँ पर बिल्कुल जहाँ अखाड़े से और अखाड़ा परिषद से ये मांग की है स्वामी कैलासानंद को बहिष्कृत करने की, वहीं उन्होंने पुलिस से भी, हरिद्वार पुलिस से भी ये मांग की है कि जिस तरह से कोर्ट ने स्वामी कैलासानंद के खिलाफ जिस तरह मुकदमा दर्ज है और कुर्की की भी वहाँ पर उनके जो पुराना आगाह था उत्तर प्रदेश में उसमें कुर्की। जी बिल्कुल विकास, उस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने खुशी जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में देश में इतिहास रचने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने में सहयोग करने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिया। आज उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पारित होने के बाद में एक और बिल भी पास हो गया है। चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक संशोधन के बाद
सभी की सहमति से पास कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।